तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी तैयारियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम इस सीरीज़ में मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं एनटीपीसी के जो आए हुए हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो कि मैथ्स के स्पेशली मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका एक पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जा करके उसको ज़रूर देखें, बिकॉज मैंने उस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो कि आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व सब कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब प्रेशर होता है तो उस टाइम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो तरीके आप इन वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिकॉज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आपका जो अप्रोच होगा अलग अलग क्वेश्चन में क्या होना चाहिए वो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक सीरीज़ दिया हुआ है। मतलब क्या है कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं। मतलब कि 1 से लेकर के 100 तक की जो गिनती होती है उसमें दहाई वाले कितने अंक होते हैं। सबको पता है भाई कि 1 से लेकर 100 तक मैं अगर दहाई के अंक निकालूंगा यानी कि डबल डिजिट अंक जो होते हैं उनको अगर देखूंगा तो 1 से लेकर के 9 पहले हट जाएंगे और फिर इधर से एक 100 हट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और ये यहाँ से 9 और ये 1, तो कुल मिला के 100 में से 10 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, 90। 90 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल है, मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया हुआ है कि आसान सवाल ही आते हैं, मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, 20 पुरुष उसी काम के दुगने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबको पता होगा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है मेरा प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से जो टाइम एंड वर्क का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो उसको देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है कि 30 आदमी किसी काम को 80 दिनों में कर लेते हैं, 1 यूनिट काम। ठीक है, तो वहीं पे 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जबकि काम कितना है, दुगना हो गया। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 × 8 यानी कि 240। 240 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, यानी कि वह काम जो है 240 दिनों में पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोला है कि एक अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या मतलब क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, यहाँ से एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वह होता है 2, न कि 1। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यह या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा भाजक नहीं होते हैं, केवल 2 खुद से और 1 से विभाजित होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में। ठीक है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे अगर अच्छे तरीके से, डेफिनेटली आप मैथ्स में 95% क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, बाकी 5% तो थोड़ा अच्छा रहेगा ही, बाकी 95% अगर आपने कर लिया, मतलब कि आपने अगर 30 क्वेश्चन आया है तो लगभग आपने 27 क्वेश्चन से के आसपास जो क्वेश्चन बना लिया, 27 से ऊपर क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। वृत्त ए और वृत्त बी की त्रिज्या 4 यूनिट है, 2 सर्कल दिए गए हैं, दोनों का रेडियस क्या है, 4 यूनिट है। ठीक है, दोनों का रेडियस जो है 4 यूनिट दिया गया है, और बोला गया है कि पॉइंट P जो है सर्कल नंबर ए पे है और पॉइंट Q जो है वो सर्कल नंबर बी पे है। तो अधिकतम लंबाई की जो है इसकी PQ की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूँ और यहाँ मिला दूँ तो क्या अधिकतम लंबाई होगी, नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूँ क्या अधिकतम लंबाई होगी, नहीं। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। लेकिन अगर मैं वहीं पे इस सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच दूँ तो वो अधिकतम लंबाई होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। मतलब ये कि सर्कल में अधिकतम लंबाई की जो रेखा होती है वह 2 सर्कल अगर टच कर रहे हैं और उनके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो जो अधिकतम लंबाई की जो रेखा होगी यानी जो लाइन होगी वह कौन होगी, जो उसके सेंटर यानी केंद्र से होकर के जाएगी।
तो यहाँ से इसके केंद्र से होकर के ये लाइन को मैंने P से Q तक लेके आया, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, ठीक है। ये ऊपर नीचे लिखा है मैंने, बाकी सेंटर से ही मान के चलेंगे, सेंटर से होकर के गया है। और इसका रेडियस क्या बोला है, 4 यूनिट इसका, 4 यूनिट इसका, 4 इसका और 4 इसका। तो अब अगर PQ की अधिकतम लंबाई आप निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 4 8 4 12 और 4 16। मतलब क्या कि PQ इज इक्वल टू 16 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाएं और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है और 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। बहुत ही आसान सवाल, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, ठीक है, और अगर उसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और आंसर हमको मीटर में लाना है, तो मीटर पर सेकंड में इसको हम बदलेंगे। मतलब कि 72 × 5/18 मीटर पर सेकंड इसका क्या है, स्पीड है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमको निकालना है और टाइम दिया हुआ है कितना, 15 दिया हुआ है, ठीक है। 18 चौक 72, 4 पंजे 20 और d इज इक्वल टू हो जाएगा 15 × 20, मतलब क्या 300, ठीक है। 15 × 20 क्या हो जाएगा 300। 300 मीटर जो है ट्रेन के द्वारा तय की गई कुल दूरी है, ठीक है, 300 मीटर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया। इसमें बोला है कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है और यहाँ पे बोला है ये 5 और ये 12। कैसे, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये 5 परपेंडिकुलर हो गया और बेस 12 हो गया। आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13, ठीक है। उसके बाद एक और होता है 20 21 और 29। तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं, और भी होते हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्री जब आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 5 तो नहीं है, यहाँ 5 12 है। मतलब अगर 5 दिया है, इसका एक साइड 5 है, एक साइड 12 है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थर्ड साइड जो होगा वह 13 हो जाता है, ठीक है। एक साइड 5 है, एक साइड 12 है, तो अगला साइड ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं। देखो इसको अगर आप निकालोगे तो कैसे करोगे, 25 + 144 करोगे, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे, 169 हो जाएगा। रूट में 169 तो क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो भैया इतना करने से बेहतर है कि अगर थोड़ा सा हम याद कर लें तो हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 13 लिख सकते हैं, ओके। अब हमें निकालना क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर तो 1 हो जाएगा, पहले ही पता है हमें। कैसे, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा लिखेंगे तो कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और cos थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो cos थीटा बराबर क्या होगा, मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि ये जो है थीटा है और ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। तो tan थीटा इतना दिया है, cos थीटा बराबर हो जाएगा 12/13, यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13 और प्लस 1। यहाँ पे कट के जो 1 आया है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको सम करेंगे तो 17/13 प्लस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 17 + 13/13 यानी कि 17 3 20 10 30, 30/13 30/13 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो सिंपली आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि लंब बटे आधार साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है, तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 12 18 24 का एलसीएम निकालना है। काफ़ी आसान का क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे इसको। तो 12 है, 18 है, 28 है। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2
और इसको लिख सकते हैं 7 × 4। अब देखेंगे कि 2 का सबसे हाईएस्ट मल्टीपल कौन सा है, तो 4 है, इसको हमने लिख दिया, इसमें ये भी इंक्लूड ये भी इंक्लूड। 3 का हाईएस्ट मल्टीपल यानी गुणांक कौन है, तो ये 9 है, तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, यहाँ पे हमने 9 लिखा। और उसके बाद अब ये भी ख़त्म हो गया है। उसके बाद 7 है, अकेला ही है, तो 7 को यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या हम इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाएंगे, वैसा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसे करना है, तो 4 × 9 कितना हो जाता है 36, यानी कि यहाँ पे 6 लिख लिया, खाली 6 है, ठीक है। हम ऑप्शन की मदद लेंगे और आंसर तक पहुँचेंगे। यहाँ पे 4 × 9 किया तो 36 आया, तो यहाँ पे हमने खाली 6 लिखा। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 7 से करेंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 7 से करेंगे तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो होगा वहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में यानी इकाई अंक पे 2 दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जो कि 252 आपका आंसर देगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इसको सॉल्व करके आंसर ला के चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि z का मान क्या होगा। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है तो z की वैल्यू पूछी गई है। देखिए आसान सा सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री ये ज्योमेट्री का कैसे होगा मैं बताता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ना, जैसे मान लो कि अगर एक ट्रायंगल ऐसे दिया गया है, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हंसते खेलते कर ले जाओगे। अब देखो यहाँ पे दिया गया है ना, इसी टाइप का कुछ फिगर बन रहा है, तो ये अगर 82 ये वाला एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 82 हो जाएगा। ये अगर 35 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होगा कि एक ट्रायंगल अगर रहता है तो उसके इंटरनल एंगल्स होते हैं तीनों, उनका सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है, उसका सम 180 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 180 माइनस, अगर 180 में से इस ट्रायंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को माइनस कर दूंगा, इस एंगल और इस एंगल के सम को माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, थर्ड वाला एंगल आ जाएगा मेरा। तो 180 माइनस 35 प्लस 82 कर देंगे, ठीक है। तो 180 माइनस 5 2 7 और 8 3 11, 117 माइनस कर देंगे तो 117 और 3 120 और 60, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये जो एंगल होगा यह आपका 63 डिग्री होगा। तो अभी मैंने बताया था कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब कि ये अगर 63 है तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 63, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर तो यहाँ बोला है कि एक रिटेलर है, उसने 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य के दर से बेच दिया, उसे कुल लाभ कितने प्रतिशत हुआ। तो एक रिटेलर है, उसने 2 दर्जन आम खरीदे और उसमें से उसने 1.5 दर्जन जो आम है यानी 1:1/2 दर्जन आम जो है उसने 2 दर्जन के कॉस्ट प्राइस के रेट पे बेच दिया, ठीक है। मान लेता हूँ मैं कि 1 दर्जन जो आम है उसका रेट 100 रुपया है, तो 2 दर्जन आम का रेट क्या हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है, ये यहाँ पे CP है इसका, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है कि उसने 1.5 दर्जन आम यानी कि 3/2 दर्जन आम जो है उसने 200 रुपये में बेचा है, ठीक है। 3/2 आम जो है उसने यानी कि 3/2 दर्जन आम जो है उसने 200 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो 1 दर्जन आम कितने का आएगा, वो आएगा 400/3 का, ये आ जाएगा SP हो जाएगा, ठीक है। 400/3 हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखिए ये आपका 400/3 और ये आपका 100 आ गया, तो 400/3 माइनस का 100 अपॉन 100 इंटू 100 कर देंगे तो यह हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। 400 में से यहाँ से जाएंगे 300 हो जाएगा, /3 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका 400 में से 300 माइनस करोगे तो 100/3 और इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 100/3% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बचेगा 33.33%, ठीक है। 33.33% सिंप्लीफाई करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बोला है कि C-3 का जो होल क्यूब है उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपली आपको अगर
a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को फटाक से कर ले जाओगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सी क्यूब, ठीक है, सी क्यूब माइनस 27। अब ऑप्शन की तरफ एक बार निगाह दौड़ाओ तो सी क्यूब प्लस 27 ये तो ख़त्म हो जाएगा, सी क्यूब प्लस 27 ये भी ख़त्म हो जाएगा, सी क्यूब प्लस 27 ये भी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे आपका सी क्यूब माइनस 27 यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो दो ऑप्शन दिया है। अब आगे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3c इंटू 3 और यहाँ पे c माइनस 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो c क्यूब माइनस 27 माइनस 9c स्क्वायर प्लस 9c, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे तो c क्यूब माइनस 27, c क्यूब माइनस 27 माइनस 9c स्क्वायर माइनस 20 प्लस 9c क्या हो गया। तो सिंपली यहाँ से हमने क्या लिख दिया था, हमने यहाँ पे लिखा था कि c क्यूब माइनस 27 माइनस 9c और यहाँ पे c माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ पे c माइनस 27 माइनस 9c स्क्वायर प्लस 27c। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ c में ऐसा दिख रहा है जहाँ पे 27 प्लस c है और माइनस 27 है। सो ऑप्शन नंबर c इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें रेंज पूछा है तो सिंपल आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रेंज जब भी पूछेगा तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा पहले उसको यहाँ पे 11 लिख लिया, उसके बाद 12 लिख लिया, ठीक है, 11 ख़त्म 12 ख़त्म, उसके बाद 13 लिखा, उसके बाद आपका 18 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, ये 18 ख़त्म, ये 18 ख़त्म, उसके बाद 19 लिख लेंगे, ये 19 ख़त्म, फिर एक 19 लिख लेंगे, ये भी 19 ख़त्म, और फिर यहाँ पे 28 लिख लेंगे। तो जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा उसका डिफरेंस बस हम निकाल लेंगे, वही क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। यानी 28 माइनस 11 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 और ये 1, मतलब 17 इसका रेंज यानी कि परास हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18 और 13 इसका रेंज क्या है, इसका मॉड क्या, मतलब बहुलक क्या है और इसका माध्यिका क्या है। इंग्लिश में बोले तो इसका रेंज क्या है, इसका मोड क्या है और इसका मीडियन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज मैंने बताया कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको अभी कि आप सिर्फ रेंज अगर इस क्वेश्चन में निकाल लोगे तो आगे आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है आपका 12, मैंने यहाँ पर 12 लिख लिया। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है इसमें, सबसे बड़ा दिख रहा है 21, दिख रहा है 21 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो 21, इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 और 9 21, यानी कि आपका रेंज जो है 21 आ गया। रेंज जब 21 आ गया तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको आगे करने की ज़रूरत भी नहीं थी एग्जाम में, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करा देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हमने रेंज तो निकाल लिया, अब हमें बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। मोड क्या होता है, जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार हुआ हो। देखो 13 यहाँ पे भी 1 2 3 बार है, बाकी सब दिख रहा है क्या कई बार, 18 सिर्फ 2 बार, 18 एक ही बार दिख रहा है, बाकी सब एक ही बार दिख रहा है, 13 सबसे ज़्यादा बार दिखा है, मतलब कि मोड जो होगा 13 होगा। अब मीडियन कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ तरीका। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा 12, ठीक है, सबसे पहले जो आएगा वह आएगा 12, उसके बाद 13, उसके बाद फिर एक 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 13 ये 13 ये 13 हो गया, 12 भी हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 14 भी ख़त्म हो गया, उसके बाद 16, उसके बाद 18 और उसके बाद यहाँ 15 एक रहेगा, 15 भी लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 21, ठीक है। तो ये हमने नंबर्स को लिख लिया। अब इसको काउंट करेंगे कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं। और अगर 9 नंबर दिए गए हैं तो इसका जो मीडियन होगा वह क्या होगा कि 9 + 1/2
टू मतलब ये वाला टर्म, टूवां टर्म, ठीक है, यानी कि n+1/2th टर्म जो होगा वह क्या होगा, इसका मीडियन होगा। कब? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ऑड है, यानी 9 क्या है, एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, तो 9+1/2 टर्म जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मीडियन होगा, यानी कि 10/2 यानी कि 5th टर्म क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, 14 क्या है, इसका 5th टर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 इसका मीडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने तरीका ही बताया कैसे ऑप्शन को टिक करना है फटाक से, बिना मतलब ज़्यादा सॉल्व किए, और पूरा सॉल्व करके डिटेल में भी आपका आंसर मैंने दिखा दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें बोला है इसने कि एक धनराशि है, उस पर 10% का रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, और 2 वर्षों में यानी 2 ईयर्स में जो उस पर इंटरेस्ट आता है, सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये का आता है। अगर जो रेट है वह कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट हो जाए, ठीक है, और जो ब्याज मिले उसको अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में देखेंगे तो रेट का जो रेट होगा वह क्या होगा, ठीक है, यानी कि जो ब्याज की दर होगी, इंटरेस्ट का रेट होगा वह क्या होगा। देखेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो, और अगर 10% ब्याज का दर है तो 1 साल का 10% होगा, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि 20% इज़ इक्वल टू जो इंटरेस्ट है 2,000, ठीक है, 2,000 रुपये, तो 100% यानी कि टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% इज़ इक्वल टू 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपये आपका आ गया। अब इस 10,000 रुपये पे अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखो 2 साल के लिए निकालना है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इस 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000, यहाँ भी 1,000, अब इस 1,000 पे फिर 10% लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, तो 2,000 और 100 2,100 रुपये हो गया। अब 2,100 रुपये अगर हुआ है और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या होगा वो अगर हमें बताना होगा, तो देखो 10,000 पे अगर 2,100 मिला है, मतलब क्या हुआ है, 10,000 पे अगर 2,100 मिला है यानी 21% हुआ है 2 साल में, ठीक है। 2 साल में देखो कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे 2,100 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, अगर ये 2 साल में, और बात अगर की जाए कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, अगर मतलब अमाउंट इतना ही, इंटरेस्ट इतना ही मिलता, 2,100 रुपये इंटरेस्ट मिलता, और इसको अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में रेट को हम अगर बताते तो कैसे बताते, तो 2,100/2, क्यों, क्योंकि 2 साल में मिला है ये, अगर 2 साल में मिला है तो 2,100/2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2,100 नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने किया था ना कि 2,100/10,000 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 21 बच जाएगा, ठीक है। जब 21/2 बचेगा तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है, 12.5 जो है इसका रेट आएगा। ट्वेंटी 21/2 करेंगे तो 10.5 आएगा, सॉरी वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 10.5, ठीक है। 10.5 कैसे आया मैंने आपको समझाया कि कैसे करना है। देखो ये थोड़ा सा अच्छा मतलब ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको अगर मैं अपने तरीके से बताऊँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है एग्जाम में, तो देखो क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे 20% इज़ इक्वल टू 2,000 रुपये, तो 100% इज़ इक्वल टू हो जाएगा 10,000 रुपये होगा। अब अगर यहाँ पे जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड होने लगेगा तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा, फिर 10,000 का 10% 1,000 यहाँ पे भी होगा, इस पे अब 10% लगेगा यानी कि 100 रुपये लगेगा, यानी कि 2,100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2,000 था, यहाँ पे 2,100 है, ठीक है।
मतलब क्या कि 10,000 रुपये जो है वह 2100 रुपये हो रहा है। मतलब क्या कि 21% से क्या हो रहा है, वह बढ़ रहा है। अरे भाई 2100 जो है वह 10,000 का कितना है, 21% है। और 21% अगर 2 साल में बढ़ रहा है तो इसका कम सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा 10.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही तो था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पिछले मतलब जो पहले मैंने अभी बताया था उस पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारा लग रहा है आखिरी क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं ऐड करूं उसके आपके नोटिफिकेशन तुरंत मिलते जाएं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।